नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया। क्योंकि आज हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल, फेसबुक, शेयरचैट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया कंपनियों ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मान लिया है। कंपनियों ने नोडल अधिकारी समेत उन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है जिनकी नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को कहा था। हालांकि ट्विटर ने अब तक सरकार की नीति को पूरी तरह नहीं माना है। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने भारत की एक लॉ फर्म की जानकारी भारत सरकार को दी है और उसे अपना नोडल अधिकारी बताया है, जबकि सरकार के नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी कंपनी का कोई कर्मचारी होना जरूरी है। इससे पहले न्यूज़ 18 से बातचीत में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह साफ किया था कि इन कंपनियों को भारत के नियम मानने ही होंगे। एक विदेशी प्राइवेट कंपनी जो प्रॉफिट से काम करती है तो कृपया करके हमें लोकतंत्र की और बोलने की आज़ादी की नसीहत न दे। मोटी बात यह है, भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां एक महिला ने पुलिस की मौजूदगी में अपने पति से मारपीट की। उसने अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ने के बाद ऐसा किया, लेकिन उससे पहले उस महिला ने वहां पुलिस को बुला लिया। जैसे ही पुलिस वाले उस मकान का ताला तोड़कर उसके पति को वहां से ले जाने लगे, उसने लकड़ी के एक डंडे से उस पर वार कर दिया, जिसके बाद वो आदमी गाली गलौज करने लगा। पुलिस ने उस महिला के पति की दोस्त को भी मकान से बाहर निकाला, जिसे देखते ही हंगामा कर रही महिला और उसके घर वाले आपा खो बैठे। इस बीच पीड़ित महिला ने अपने पति पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। मेरे साथ अक्सर इस महिला के पीछे मारपीट करते हैं। मारपीट और हाथापाई के बीच पुलिस वाले उस महिला को अपने साथ थाने ले गए, जिसकी वजह से ये बवाल हुआ। हिमाचल प्रदेश में 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। वहां पर 31 मई से दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे यानी 5 घंटे खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 30% स्टाफ के साथ काम शुरू हो सकेगा। सभी सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। 5 जून तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और शैक्षणिक संस्थान खोलने पर 5 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में फिलहाल सरकारी बसें नहीं चलेंगी। जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह के बारे में हमने कहा कि 5 तक 5 को हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। तो उस पर हमने ये निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं की हैं। ऑफिस में जो प्रेजेंस अभी तक जो हमने अभी बंद किए थे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। पहाड़ी पर साइकिल चलाने वाले स्पेन के एक एथलीट ने हवा में 98 फीट लंबी फ्रंट फ्लिप यानी आगे की ओर कलाबाजी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले 2014 में कनाडा के एक अभिनेता टॉम वैन स्टीनबर्गन ने साइकिल पर बैठे बैठे हवा में 69 फीट लंबी कलाबाजी मार के रिकॉर्ड बनाया था, जिसे स्पेन के बीएम बेनिदो अग्वादो ने लगभग 30 फीट के अंतर से तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में हुए एक कार्यक्रम में वो एक पहाड़ी इलाके में तेजी से साइकिल दौड़ाते नजर आए। चढ़ाई आते ही एथलीट ने अपनी साइकिल हवा में उछाली और उसे लेकर 360 डिग्री घूम गया। हैरत अंगेज कारनामे की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर सांसें अटक जाएं। लेकिन न तो एथलीट हवा में लड़खड़ाया और न ही जमीन पर उतरकर उसका बैलेंस गड़बड़ाया। ऐसे में जब विश्व खिताब अपने नाम हुआ तो बीएम बेनिदो अग्वादो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बताया गया कि बीएम बेनिदो अग्वादो काफी वक्त से आगे की ओर सबसे लंबी कलाबाजी का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे थे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अभी बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में यह फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देगी।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई लोगों के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर धोखाधड़ी की गई। इस ठगी के आरोप में पुलिस ने एक लड़की को मध्य प्रदेश के सिवनी से गिरफ्तार कर लिया। केरल की एक राज्यसभा सीट के लिए होने वाला उपचुनाव टाल दिया गया। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट की वजह से यह फैसला लिया। एलोपैथी पर योग गुरु रामदेव के टिप्पणी करने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके बीच टकराव जारी है, लेकिन इसी दौरान गुजरात के पाटन में एक कोरोना मरीज ने आयुर्वेदिक दवाओं से खुद को ठीक करने का दावा किया। वैसा ही करके मैंने कोरोना को सिर्फ 2 दिन में ही हराया है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी बताया कि अगर शुरुआत में ही आयुर्वेद का सहारा लिया जाए तो ज्यादातर मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। अगर आपको कम लक्षण है और शुरुआत के स्टेज में ही आयुर्वेद दवाइयाँ ले लेते हैं तो आप गंभीर होने से बच सकते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसान अपनी ही बेची गई फसल के भुगतान के लिए रात भर जागने को मजबूर हैं। सामने आई तस्वीरों में किसान सहकारी बैंक की ब्रांच के सामने जमीन पर सोते नजर आए। सुबह जल्दी नंबर आ सके इसलिए इन किसानों ने अपने अपने नंबर के हिसाब से बैंक की पासबुक ही कतार में रख दी। बैंक खुली उसी दिन से आ रहा है, रात यहीं सो रहा है तो भी पैसा नहीं निकाल पाए। बताया गया कि कोरोना की वजह से सहकारी बैंक की ज्यादातर ब्रांच कई दिनों से बंद थी। ऐसे में जैसे ही बैंक खुले वहां किसानों की भीड़ लग गई। 150 लोगों को आज के टोकन दिए गए, बाकी जो एक्स्ट्रा लोग थे उनकी सूची बना के उनको बताया गया कि वो कल आएंगे। इस दौरान कुछ किसानों ने तो जल्दी नंबर लगवाने के लिए घूस मांगे जाने का भी आरोप लगाया। और रिश्वत भी देना पड़ती है, कहीं जो है आपको 60 से रिश्वत भी दे रहा है। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह को संभालने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पार्टी के भीतर ही नाराजगी बढ़ती जा रही है। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और पुलिस फायरिंग मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही कैप्टन पर लगातार हमले करते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को ये मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनानी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है, तो कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल इस समिति में शामिल हैं, जिसकी आज दिल्ली में बैठक होनी है। 3 दिन पहले बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान का असर बिहार के कई जिलों पर पड़ा। तूफान की वजह से पटना, कटिहार और मुंगेर समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कटिहार के कुछ इलाकों में तो बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां रिहायशी इलाकों के बीच से पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। इस सैलाब ने कई लोगों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी, जबकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने के लिए पानी में उतर गए। रास्तों से होते हुए यह पानी वहां के कई कच्चे मकानों के अंदर भी घुस गया। तेज बारिश ने कटिहार के कई रास्तों को भी नुकसान पहुंचाया। यास तूफान की वजह से राजधानी पटना में भी काफी तेज बारिश हुई। बारिश के बाद वहां की कई सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। नतीजा ये हुआ कि जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, उन पर वो कछुए की चाल से रेंगती नजर आईं। पटना के अलावा पूर्णिया में भी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, जिसका मतलब ये कि अभी उन इलाकों में लोगों को राहत के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा ही इंतजार झारखंड के उन इलाके के लोगों को भी करना पड़ेगा जहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। यास तूफान की वजह से झारखंड के कई इलाकों में बीते 2 दिन से तेज बारिश हो रही है, जिनमें हजारीबाग भी शामिल है। वहां बीते 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई खेत पानी में डूब चुके हैं। जो नदियां इस मौसम में सूख जाती थीं, वो भी उफान पर आ गईं। यास तूफान की वजह से हजारीबाग में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसने वहां के कई पेड़ भी जड़ से उखाड़ दिए। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक स्कूल के बाहर एक बड़ा पेड़ गिरा नजर आया। बोकारो में भी भारी बारिश के बाद तेनूघाट डैम में पानी का स्तर बढ़ गया और प्रशासन ने पानी का दबाव कम करने के लिए उसका एक और गेट खोल दिया। वहीं चक्रवात के असर से हुई बेमौसम बारिश ने बिहार के कई शहरों में फसलों को भी बर्बाद कर दिया। राज्य में कई जगहों पर तूफान आने के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। बेमौसम बारिश की वजह से उनकी मेहनत पानी में मिल गई। नालंदा में तो कई बीघा जमीन में बोई गई फसल बर्बाद हो गई। वहां प्याज और गोभी के अलावा करेले की फसल भी पानी में डूबी दिखी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही यास चक्रवाती तूफान के कारण बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फसल की बर्बादी से परेशान किसान अब मदद के लिए प्रशासन से आस लगाए बैठे हैं। गरीब आदमी हैं, हम लोग का कुछ अथी मिलना ही चाहिए। हाजीपुर में भी लगातार हो रही बारिश ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। तेज हवाओं और बारिश की वजह से वहां केले के कई पेड़ जमीन पर टूटकर गिर गए।
यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है, जबकि 12 लोग अब भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले में 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो आरएलडी का नेता बताया जा रहा है, जबकि एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार बताया जा रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। और मौत का आंकड़ा जहरीली शराब मामले में बढ़कर 17 हो गया है और इसमें जो गिरफ्तारी हुई है, अनिल चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो आरएलडी का नेता बताया जा रहा है, और एक और आरोपी ऋषि शर्मा फरार बताया जा रहा है, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। और इसके अलावा आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की पत्नी और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन ने कैंसर से जूझ रही एक बच्ची से किया वादा पूरा किया। ये बच्ची 2020 के लॉकडाउन के दौरान केट मिडलटन के एक फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, जिससे उन्होंने जल्द मिलने का वादा किया था। और 5 साल की मीला का इंतजार आखिरकार तब खत्म हुआ जब वो स्कॉटलैंड के हॉलीवुड हाउस में पहली बार केट मिडलटन से आमने सामने मिली। इस दौरान चेहरे पर मास्क लगाए केट गुलाबी रंग की ड्रेस में थी, जो मीला का पसंदीदा रंग है। उससे मिलने के दौरान उन्होंने बच्ची के खूबसूरत कपड़ों की तारीफ की, तो वहीं केट के कहने पर बच्ची ने उनको गोल गोल घूम कर दिखाया। इससे पहले बच्ची केट मिडलटन से मिलने की बात सुनकर ही बेहद उत्साहित नजर आई। और मुलाकात से पहले बच्ची ने हॉलीवुड हाउस पहुंचकर वहां की सैर की और वहां रखा पियानो भी बजाया। दिल्ली में दिव्यांगों के लिए अलग वैक्सीन सेंटर शुरू हो गए। दिल्ली में दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने के लिए 8 सेंटर शुरू किए गए, जिनमें जूस और खाने पीने की चीजों का भी इंतजाम किया गया। हालांकि अभी इन सेंटर पर 45 साल से ऊपर वालों को ही टीका लगाया जाएगा। दिव्यांगों को बाकी सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए इस तरीके के डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों को स्कूल के जरिए हुई परीक्षा के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। इससे पहले कोरोना खतरे की वजह से वहां 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वो 50% 9th के और 50% 10th के जो इंटरनल असेसमेंट और बाकी सब चीजों को मिलकर देने का काम इसमें किया है। पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर नसीम शाह को पीसीबी ने फिर T20 लीग PSL के लिए शामिल कर लिया। अब वो PSL के बाकी मैचों के लिए अबू धाबी रवाना हो पाएंगे। कुछ दिन पहले नसीम शाह पर कोरोना के नियम तोड़ने का आरोप लगा था। दावा है कि किसान नेता राकेश टिकैत को फिर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में दिल्ली के पास गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने में केस दर्ज कर लिया गया। बेंगलुरु में गैंगरेप के 2 आरोपियों ने गिरफ्तारी के डर से भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके पैर में गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गए और फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस की तारीफ की। बताया गया कि गैंगरेप की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और उसी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ಮೇಟಿ ಹೆಸರಿಂದನೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು। ಇವರಿಂದ ಯಾವುದು ನೈತಿಕ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ। कोविड पॉजिटिविटी रेट कम होते होते धीरे धीरे छत्तीसगढ़ अनलॉक होता जा रहा है। रायपुर में पूरा बाजार खोल दिया गया, लेकिन इस रियायत के बाद फिर से कोरोना विस्फोट के हालात ना बने, इसके लिए बाजारों में अब कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमें मिलकर व्यापारियों और उनकी दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों का एंटीजन टेस्ट कर रही हैं। तो वहीं व्यापारिक संगठनों से चर्चा के बाद कोरोना के एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। रायपुर अनलॉक हो रहा है, लिहाजा कई तरह की रियायतें इस वक्त दी जा रही हैं, जिसमें दुकानों को सुबह से शाम तक खोलने की अनुमति दी गई है, बाजार खुल गए हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लिहाजा मार्केट में अभी कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है। जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जवाहर बाजार की तस्वीरें हैं और यहाँ पर अभी आप देखिए कि कोविड टेस्ट की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, बाज़ार में जिनकी दुकानें हैं, वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन सभी का टेस्ट जो है वो यहाँ पर कराया जा रहा है और एक तरह से एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि हमने देखा था कि पीक समय जब आया था मार्च या अप्रैल के समय में, और उस दौरान ये देखा गया कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और लॉकडाउन की नौबत तक आ गई। अब ऐसे में इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए मार्केट में इस तरह का ये शिविर लगाया गया है।
राजस्थान के झालावाड़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 3 लोगों ने एक रिहायशी इलाके में सरेआम फायरिंग कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन लोगों ने सड़क पर खड़े होकर एक एक कर कई गोलियां हवा में चलाई। सामने आए वीडियो में दिखा कि वहां आसपास कुछ लोग भी मौजूद थे। इसके बावजूद आरोपियों ने बिना डर के अपनी बंदूक से फायरिंग की। बताया गया कि इन लोगों ने इलाके में अपना दबदबा जमाने के लिए इस तरह की हरकत की और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खुद ही अपलोड कर दिया, जो बाद में उनके लिए परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और अग्रिम जांच जारी है। खबर है कि पकड़े गए आरोपियों में एक के खिलाफ पहले से ही थाने में कई मामले दर्ज हैं। यूपी के जौनपुर में ग्राम पंचायत की एक बैठक में मारपीट शुरू हो गई। ग्राम पंचायत के चुनावों के बाद ये पहली बैठक हुई थी जिसमें 11 सदस्यों को पहुंचना था, लेकिन बैठक में केवल 4 सदस्य ही पहुंचे थे, जिसकी वजह से बैठक रद्द करने का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ ही मारपीट भी शुरू हो गई। कुर्सियां चलने लगी और डंडे चलने लगे। देखते ही देखते सरकारी स्कूल का ये मैदान जंग का मैदान बन गया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्य 2 ही थे, लेकिन मारपीट करने वालों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा दिखी। मारपीट का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे दोनों तरफ के लोगों से शिकायत मिली है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। बंगाल में यास तूफान से हुए नुकसान पर पीएम के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी ने उसे किनारा कर लिया। खबर है कि पहले तो ममता बनर्जी बैठक में आधे घंटे देर से पहुंची और फिर तूफान से जुड़े दस्तावेज सौंपकर मिनटों में निकल गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बंगाल में यास से नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया और आसमान से बंगाल के उन इलाकों का जायजा लिया जहां यास तूफान ने तबाही मचाई। हवाई सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री ने राज्य के उन इलाकों को ध्यान से देखा जहां सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। वहीं ममता बनर्जी भी बंगाल का तूफान के बाद का हाल जानने निकल पड़ी। वो दीघा पहुंची और वहां के समुद्र किनारे के इलाके में घूमकर हालात देखे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री के साथ तूफान पर होने वाली समीक्षा बैठक पर विवाद हो गया, क्योंकि पता चला कि इस बैठक के लिए पीएम ने आधे घंटे तक ममता बनर्जी का इंतजार किया। इस बैठक की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें प्रधानमंत्री अकेले बैठे दिखे और ममता बनर्जी की कुर्सी खाली नजर आई, जिस पर बीजेपी भड़क गई। बहुत सारी उम्मीदें करती हैं कि उनके साथ प्रोटोकॉल अपनाया जाए, लेकिन वो प्रोटोकॉल तोड़ देती है। हालांकि बाद में खबर आई कि ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंची तो सही, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, जिसकी वजह उन्होंने पहले से तय कार्यक्रम बताई। तो আমরা তো জানতাম না আমাদের দীঘায় প্রোগ্রাম ছিল, সুতরাং তবুও আমরা সেখান থেকে আবার কলাইকুণ্ডায় গিয়েছিলাম। लेकिन चर्चा है कि ममता के बैठक से किनारा करने का कारण शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी थी, जबकि प्रधानमंत्री ने ओडिशा और बंगाल दोनों जगह होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को बुलाया था। हालांकि कोरोना की वजह से ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष बैठक में नहीं पहुंचे, लेकिन बंगाल में शुवेंदु अधिकारी समीक्षा बैठक का हिस्सा बने। इस बैठक में राज्यपाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने ट्वीट कर ममता बनर्जी के पीएम को इंतजार कराने की आलोचना की। खबर है कि ममता बनर्जी उसी परिसर में मौजूद थी जहां बैठक हो रही थी, लेकिन शुवेंदु की वजह से वो आधे घंटे देर से पहुंची, ऐसा आरोप लगाया गया। यही नहीं, पता चला है कि देर से आई ममता जल्दबाजी में बैठक में पहुंची और प्रधानमंत्री को कुछ दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद वो ये कहकर निकल गईं कि उनका कई जगहों का दौरा पहले से तय है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से बंगाल के लिए आर्थिक पैकेज मांगा है, जबकि ओडिशा के सीएम ने ऐसी कोई मांग नहीं की। लेकिन केंद्र सरकार ने ओडिशा, बंगाल और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें 500 करोड़ ओडिशा, बाकी 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और झारखंड को दिए जाएंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बंगाल में हुई घटना को हैरान करने वाला बता दिया और लिखा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने की नीयत से आए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। यही नहीं, उन्होंने इस रवैये को संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण और भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को आहत करने वाला बताया। दूसरी तरफ तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा भी पहुंचे। तूफान से हुई तबाही की जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्होंने हवाई सर्वे किया और विमान में बैठकर ओडिशा को हुए नुकसान का हाल दिखा। उनके पास इस दौरान राज्य का एक नक्शा भी था और एक फोन भी था, जिसमें वो तूफान के असर वाली जगहों का नक्शा देखते रहे। विमान से ली गई तस्वीरों में ओडिशा की तबाही साफ दिखी। खेतों और मैदानों में उतरा सैलाब साफ दिखाई दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
बैठक में तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा की गई। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी उन जगहों का हवाई सर्वे किया था जहां तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,740 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 424 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 31,671 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रिकवरी रेट 93.4% है। कोरोना पर राहुल गांधी के दिए बयान पर घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताया। कोरोना संकट के दौरान हुए सरकार के कामों को उन्होंने प्रधानमंत्री की नौटंकी तक कह दिया। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेक्रेटरी। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल पर देश के अपमान का आरोप लगाया। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। नारदा मामले में घिरे टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि इन नेताओं को सीबीआई की जांच में सहयोग करने को कहा गया। आरोप है कि राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सांसद रंजीता कोली एक अस्पताल का दौरा कर लौट रही थी। इस मामले में प्रदेश बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार को घेरा और राज्य में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के मामले पर राज्यों को कुछ निर्देश दिए। अदालत ने ऐसे बच्चों को मदद पहुंचाने को कहा। साथ ही जिला प्रशासन को इन बच्चों की जानकारी शनिवार तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया। अभिनेता रणदीप हुड्डा बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादास्पद बयान देकर घिर गए। उनका 2012 का एक वीडियो वायरल होने के बाद सियासी पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ना तो वो मामूली आदमी है और ना मायावती जी कोई छोटी मोटी शख्सियत। ये भारत के संविधान पर हमला है। इस विवाद के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अपने ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया। इसमें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। राजस्थान के कुछ जिले इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। नौ तपा यानी प्रचंड गर्मी के 9 दिनों का दौर शुरू होने के बाद वहां के कुछ जिलों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। 3 शहर पश्चिम राजस्थान के ऐसे हैं, गंगानगर, चूरू, जहां पर तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और ज्यादा गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी। अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव या लू चलने की संभावना बनी हुई है। एक 12 साल की बच्ची ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और 12 से 17 साल के बच्चों को भी कोरोना टीका लगाए जाने की मांग की। इस याचिका पर अदालत ने बच्ची के माता पिता और सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर 4 जून को सुनवाई होगी। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स केस में हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद सिद्धार्थ को मुंबई लाया गया, जहां अदालत ने उसे 1 जून तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। यहां यास तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के बाद सदर अस्पताल पानी से लबालब भर गया। लोगों को काफी परेशानी हुई क्योंकि अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब हो। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। एक कमरे को देखकर तो ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि वहां बारिश का पानी भरा है या गटर का। जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों को भी नुकसान हुआ। वहां मरीज जिस बेड पर लेटे थे उसका निचला हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। स्वास्थ्य कर्मियों को भी इसी बदहाली के बीच मरीजों की देखभाल करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के बरामदे में जमा पानी में एक कर्मचारी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाहर की तरफ जाता दिखा। मुंबई के गोरेगांव में एक अपार्टमेंट में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। रात में ये तेंदुआ अपार्टमेंट के कैंपस में घुस आया और आराम से टहलता रहा। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में भी ये तेंदुआ देखा गया। जिस समय तेंदुआ कैंपस में घूम रहा था उस दौरान लोग भी वहां पर टहल रहे थे और तेंदुए को देखते ही डर गए।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोरोना वैक्सीन लगवाने के विवाद में दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। बताया गया कि वहां कुछ लोग ग्रामीणों को टीका न लगवाने के लिए बहका रहे थे, लेकिन जब प्रशासन की टीम वहां लोगों को समझाने पहुंची तो उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग टीका न लगवाने के लिए बहस करते दिखाई दिए। इनमें कुछ महिलाओं ने तो हाथ में ईंट उठा रखी थी। बताया गया कि लोगों को बहकाने वाले गुट ने ग्राम प्रधान के पति और उनके साथ आई प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते वहां खूनी झड़प शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बंदूक उन्हें मारी है, इस वजह से चोट लगी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां से 2 बंदूकें भी जब्त की गईं। दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में एलजी अनिल बैजल के साथ एक अहम बैठक की है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 31 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिसके तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि उन्होंने दिल्ली के लोगों से बिना जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अमेरिका कोरोना संकट से तो उबर रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी जैसे उसके बड़े शहर कोरोना काल के साइड इफेक्ट से बुरी तरह जूझ रहे हैं। हाल यह है कि वहां बेरोजगारी, बेघर हुए लोगों और बेलगाम अपराध ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी, क्योंकि वहां के मैनहट्टन जैसे बेहद पॉश इलाके, जहां घूमे बिना अमेरिका पहुंचे पर्यटकों का टूर तक अधूरा रहता था, वहां तक के हालात बेहद खराब दिखे। अमेरिका जैसी महाशक्ति के नागरिकों की बेबसी देखकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। आलम यह है कि वहां सड़कें बेघरों का आशियाना बन चुकी हैं। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पार्कों में डेरा जमाए दिखे तो कुछ सड़क किनारे तंबू गाड़कर गुजर बसर करते नजर आए, और कई तो ऐसे थे जिन्होंने फुटपाथ को ही अपना बिस्तर बना लिया। सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं तक न्यूयॉर्क सिटी में भीख मांगने पर मजबूर दिखी। इन बेघर लोगों में कई तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जो राहगीरों पर भारी पड़ जाता है। सामने आई ऐसी एक तस्वीर में एक बेघर लड़का सड़क से गुजर रही गाड़ी पर ही चढ़ा हुआ नजर आया। सड़कों पर कब्जा जमाए ये लोग न्यूयॉर्क की पुलिस तक के लिए सिरदर्द बन गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना काल में न्यूयॉर्क सिटी में अपराध 30% तक बढ़ गया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी। हरियाणा में अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर सभी जगहों पर दुकानें खुलेंगी और इसी दौरान जरूरी सेवाएं और चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में ठाणे के उल्लासनगर में एक इमारत का हिस्सा गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब रात 9:30 बजे यह हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोग मलबे के नीचे दब गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घायलों को मलबे से निकाला। जानकारी के मुताबिक इस इलाके की कई इमारतें कमजोर हैं और पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच देश के कुछ राज्यों में फर्जी डॉक्टरों और उनके क्लिनिक पर कार्रवाई की गई। आरोप है कि इलाज के नाम पर यह क्लिनिक मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जिसकी खबर मिलने पर न केवल उन डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि उनके क्लिनिक भी बंद करा दिए गए। राजस्थान के अलवर में जब एसडीएम की अगुवाई में एक ऐसे ही क्लिनिक पर कार्रवाई की गई तो बिना डिग्री वाले डॉक्टरों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद छापेमारी करने पहुंची टीम ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में 2 फर्जी डॉक्टरों को पकड़ लिया गया और फिर उन्हें मुर्गा बनने की सजा दी गई। वीडियो बना रहा है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर थाने भेज दिया गया, साथ ही उनका क्लिनिक भी सील कर दिया गया। इसी तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर से भी सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जब एक क्लिनिक पर छापा मारा तो वहां की तस्वीरें देखकर वो हैरान हो गए। कोरोना के खतरे के बावजूद वहां एक साथ कई मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इन तस्वीरों को देखते ही अधिकारी भड़क गए। डॉक्टर को निकालो, बाहर कौन है यहाँ पे? फर्जी तरीके से चल रहे इस क्लिनिक को भी बंद करा दिया गया। बच्चों की बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की संस्था भारतीय बाल रोग अकादमी ने दावा किया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा होने की आशंका नहीं है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि डॉक्टरों की इस संस्था ने उस दावे को खारिज किया है जिसमें तीसरी लहर के दौरान बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया था।
इन डॉक्टरों का कहना है कि वायरस से निपटने के लिए हमें तैयारी जरूर रखनी होगी और बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में बताना चाहिए। इससे पहले भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। उनके इस बयान के बाद ये खतरा बड़ा हो गया कि दूसरी लहर के बाद भी स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया जाएगा, क्योंकि 2020 में कोरोना संकट शुरू होने के बाद से ही स्कूल बंद हैं और बच्चे घरों में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। अब बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि घरों में इतने लंबे वक्त तक कैद रहने का बच्चों के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि हम बच्चों को जेल में बंद कर दें, घरों में बंद कर दें, स्कूल ना जाने दें, बाहर ना जाने दें, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कभी भी कारगर हो पाएगा। इस बीच एम्स के